अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुमीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर आफ़त और हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल। नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल, ज़ुमर यूसुफ़ और फ़ारिस क़ाज़ी की कहानी। फूफा झूठ नहीं बोलती। उन्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। किस किस्म की गलतफ़हमी? वो कह रही है कि मैंने ये कत्ल किए हैं और तुम कह रहे हो गलतफ़हमी। उसने गुस्से से सलाह को झटका दिया, मगर वो सलाहें बहुत मज़बूत थीं। ये झटके उनको तोड़ने के लिए नाकाफ़ी थे। फ़ारिस बेबसी से सलाहों से पुश्त टिकाए खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब सादी नहीं देख सकता था। वो देखना भी नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वही अपने मामू का मुजरिम है, क्योंकि वो उसके सामने मुसलसल ज़ुमर की तरफदारी कर रहा था। क्या पता किसी ने फूफो को मजबूर किया हो, डराया हो, धमकाया हो, इतना खौफज़दा कर दिया हो कि वो ये सब कहने पर मजबूर हो गई हो। फ़ारिस ने उसकी तरफ पुश्त किए इस्तेज़ाइया सर झटका। मैं नहीं मानता। किस किस्म की खातून है, वो जानता हूँ मैं। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपनी मर्ज़ी से किसी को कवर कर रही है। आप फ़िक्र मत करें, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। फूफू अपना बयान वापस ले लेंगी। मैं और हाशिम भाई आपको। फ़ारिस बफर कर उसकी तरफ मुड़ा। भौड़ में गया हाशिम। मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है, ना उसके किए गए वकील पर, ना उसके किसी वादे पर। वो तो सबसे ज़्यादा खुश होगा मुझे यहाँ देखकर। सादी की आंखों में गहरा दुख उभरा। आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? सब कज़न्स के दरमियान रकाबतें, झगड़े चलते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको यहाँ देखकर खुश हों। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। मैं हाशिम को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो जानबूझकर यहाँ आता है, ताकि मुझे यहाँ देखकर फ़ातिहाना मुस्कुरा सके। अगर आज कोई उठकर ये कह दे कि मेरे बीवी और भाई का कत्ल भी हाशिम ने किया था, तो मैं मान लूँगा। गुस्से में वो जाने क्या-क्या बोले जा रहा था। सादी बेयकीनी और दुःख से पीछे हटा। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो कुछ कहने के काबिल भी ना रहा था, मगर कहने की नौबत आई भी नहीं, क्योंकि चंद मिनट के लिए उनको छोड़कर बाहर गया हाशिम वापिस आ गया था। तुम ठीक कहते हो। आवाज़ पे सुन से खड़े सादी ने चौंक कर सर मोड़ा और गुस्से से तेज तेज बोलते फ़ारिस ने रुक कर उधर देखा। पैंट की जेबों में हाथ डाले ग्रे सूट में मलबूस हाथी हाशिम के चेहरे पे संजीदगी थी और गहरा मलाल भी। बिल्कुल ठीक। मैं ही गधा, उल्लू का पट्टा हूँ, जो अपने हज़ार काम छोड़कर तुम्हारे लिए दिन-रात एक कर रहा हूँ। मेरी माँ कभी जीए के पास जाती है और कभी उसके मंगेतर के पास, कि किसी तरह इसका ये रिश्ता बच जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पुरसकून होके अपनी महरूमियों का बदला तुमसे ना ले। अपनी बीवी, अपनी बच्ची, उनको कितने दिन से नज़रअंदाज करके मैं इधर तुम्हारे लिए ख़बार हो रहा हूँ, और तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ मज़ा लेने आता हूँ। जेबों में हाथ डाले कदम-कदम चलता वो सलाखों के करीब आया। फ़ारिस अभी तक इन्हीं संजीदा मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। सादी ने परेशानी से हाशिम को देखा। वो बहुत हर्ट लग रहा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। सब याद है मुझे, किस तरह मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बहकाते थे। फ़ारिस जवाबन गुर्राया। जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था, जो इतने दिन से तुम्हारे लिए कोशिशें कर रहा था। हालाँकि मेरा बाप, जिसका तुमसे रिश्ता मुझसे ज़्यादा से है, तुम पे लानत भेजकर अपनी कैंपेन में मसरूफ़ है। इसलिए यू नो व्हाट फ़ारस, तुम्हारी ये ब्लेम गेम देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है कि तुम ही इस दोहरे कत्ल के पीछे हो। मेरी तो तरफ से तुम सड़ो इस जेल में। मैं जा रहा हूँ। दुख और बरहमी भरी आंखों से उसको देखता वो पलटा और तेज तेज बाहर निकल गया। सादी तेजी से सलाखों के करीब आया। आप क्यों अपने गुस्से पे बेकाबू हो जाते हैं? वो हाशिम भाई हैं। आपको पता है वो कितने दिन से यहाँ पे खबार हो रहे हैं। मेरे साथ आपके वकील की फीस, तमाम अखराजात, पुलिस ऑफिसर से सिफारिशें, हर चीज़ वही कर रहे हैं, और आप फिर भी उन्हीं को इल्ज़ाम दे रहे हैं। माय गॉड! वो बेहद बेयकीन था और जैसे हाशिम से ज़्यादा हर्ट हुआ था। फ़ारिस ने गुस्से से सर झटका। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है। आपने कहा कि वो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। आपने इन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। ज़ाहिर है वो इसमें मुलव्वस नहीं है। उसका मेरे भाई या बीवी से क्या लेना-देना? लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि वो मेरे साथ मुखलिस है।
وہ ہاشم کاردار ہے، اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ارد گرد کے اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتوں پہ کیوں اڑ چکے ہیں۔ اور قلعہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لب بھینچے ہوئے تھے۔ سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے۔ وہ غصے میں کہہ کے جو بھی کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں یا اس سب میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود ابھی کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ کے پلیز آپ دل پہ مت لیں۔ پھر فکر مندی سے متذبذب بولا، ہمیں آج لوئر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا یا وکیل کو فیس دینا یا اس کی سفارشیں کرنا بند کر دوں گا تو تم ہاشم کاردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے اور چند دن میں فارس باہر ہوگا۔ ڈونٹ وری۔ تو کان سے کہتے ہوئے اس کا شانہ طبقہ، آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں۔ فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کر لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلے کی امید کے لیے فیورز کرتا رہتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کے اسے دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے اسپتال کا منظر گھوما۔ بازو سے آستین اوپر کر کے اپنے زخم دکھاتی شیرین، اس کی آنکھوں کا کرب اور اس کے راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا۔ سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچنے لگا تھا۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی داستان ہے۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر گھسیٹتی اسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی۔ وہ افسردہ سے گردن ایک جانب جھکائے بیٹھے تھے۔ زمر کو سمجھایا، منت کی، مان جتایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہٹ درم اپنی بات پر اڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ وہ فارس تھا تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا جس نے اسے کال کی تھی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اس سے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائیں، اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا، کیا کبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا، شاید۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی آگے نکلتی گئی۔ راہداری میں بینچ پہ سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپسٹ تھا۔ ندرت اس کو پر امید نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہی پپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر کے بارہا اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت اسپتال نہیں آئی تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی اکیلی ہے، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فارس کی وجہ سے پھوپھو سے کھنچتی گئی ہیں، مگر اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی۔
शायद अपनी जगह ज़ुमर भी ठीक थी, मगर ठीक तो वो भी था, सिर्फ हालात गलत थे। वो इसी तरह सर झुकाए बैठा रहा, यहाँ तक कि मैडम रिमशा बाहर निकली। उसके करीब आके रुकी किसी एहसास के तहत सादी ने सर उठाया, फिर सोते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अदब से सर को खम देकर सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अफसोस हुआ ज़ुमर का, अल्लाह इसको सेहत दे। सादी ने अफसुर्दगी से हाँ में गर्दन हिलाई। पढ़ाई कैसी जा रही है? कितने साल रह गए हैं? बस 2। और कितने दिन की छुट्टी पे आए हो? वो साथ ही बेंच पे बैठ गई। सादी दूसरे किनारे पे अलर्ट सा ठीक किया। इस बेंच की 3 ही नशिस्तें थी, अब दरमियान की खाली थी। बस 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर वापस जाना है। आपके मामू का भी अभी सुना, बहुत अफसोस हुआ बेटा। वो शाइस्तगी और लिहाज से ताज़ियत कर रही थी। सादी सुनता गया, चंद एक तफसीलात बताई किस तरह हुआ, क्या हुआ, और फिर ना चाहते हुए भी गुफ्तगू का रुख फारिस की तरफ मुड़ गया। क्या आप जुमर को समझा नहीं सकती कि वो मामू के खिलाफ दिया गया बयान वापस ले ले? वो आपकी बहुत मानती हैं। थोड़ी देर बाद सादी ने कदरे उम्मीद और इजाजत से आगे होकर कहा। मैडम रिमशा खामोश नजरों से उसे देखती रही, फिर हल्का सा गला खंकार कर अबरू उचकाए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को उसकी अटल राय से मोड़ना आसान होता है। सादी बददिल सा होकर पीछे हो गया। मैडम की तरफ किया गया रुख भी सामने को मोड़ लिया। अब वो घुटनों पे कोहनियां रखे सर हाथों पे गिराए उनसे ला ताल्लुक हो गया था। मैडम रिमशा गहरी नजरों से उसके हाथों में आधे छुपे चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही, फिर खुद भी सीधी होकर बैठ गई। गोद में रखा पर्स बीच की खाली नशिस्त पे रखा और सामने दीवार को देखते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा बड़ा भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है। हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले, बात भी नहीं की। ना वो हमारे बच्चों की शादी पर आया, ना हम उसकी पे गए। मेरी फर्स्ट कज़न मेरी बचपन की दोस्त थी, अनकोलॉजिस्ट है, इसी शहर में रहती है। हमने 7 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। कोई फौतगी हुई तो चले गए, जिंदों के लिए नहीं गए। मेरी सबसे छोटी बहन और मेरे दूसरे नंबर के भाई की आपस में पिछले 5.5 साल से नाराजगी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी रवादार नहीं है। मेरी अम्मी इस सारी सूरत हाल से बहुत गमज़दा रहती हैं। वो सामने दीवार को देखते हुए हल्के हल्के से कहती जा रही थी। सादी इसी तरह सर हाथों में लिए बेध्यानी से सुनता गया। उसे लगा शायद वो खुद से बोल रही हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ के मरने पे सारे बहन भाई आ जाएंगे, मिल भी लेंगे, क्योंकि नाराज रिश्तों को अमूमन किसी के मरने का इंतजार होता है। मगर क्या तुम जानते हो कि ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी नाराजगियाँ शुरू कैसे हुई थी? सादी ने हाथ गिराए चेहरा उठाया, जरा मोड़कर आंखों में उकताहट भरी परेशानी के लिए मैडम को देखा, हल्का सा नफी में सर हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सामने दीवार को देखते कहती गई, ये सब तब शुरू हुआ जब हर एक फरीक ने अपनी सही या गलत बात के लिए दलीलें पेश करना शुरू की। जब दूसरे की बात बहस के लिए सुनी गई, मामले को हल करने के लिए नहीं। तोप कोई नहीं चलाता, पत्थर कोई नहीं मारता। बातें, सिर्फ बातें ही घरों में दरारें डालती हैं, उनको तोड़ती हैं, रिश्ते काटती हैं। सिर्फ बातें। सादी फिर से सामने देखने लगा। मैं समझ रहा हूँ। अगर आपका इशारा मेरी फूफो से की गई बदतमीजी या बहस की तरफ है, तो प्लीज़ मुझे क्लियर करने दे। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। मैं सिर्फ मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल, आम सी शक्ल की थी, मगर उसकी शख्सियत में कोई ऐसी कशिश थी, ऐसा रौब था कि आस-पास सब मरूब हो जाते। वो उसकी बात सुने बगैर सामने देखते हुए गोया खुद कलामी के अंदाज में कहती जा रही थी। सादी को अब बेजारी होने लगी। मैं उसके पास एक केस के सिलसिले में गई थी। वो वकील थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल। उसने मेरा मसला भी हल कर दिया और तब से किसी भी कानूनी मशावरत के लिए मैं उसी के पास जाती हूँ। बहुत भारी फीस लेती है, एक पाई नहीं छोड़ती।
मगर अच्छी लड़की है। अपने मसलों के लिए कभी मेरे पास नहीं आई, सिवाय एक दफ़ा के, जब उसके भतीजे को स्कॉलरशिप चाहिए था। बेध्यानी से सुनते सादी ने एकदम चौंक कर गर्दन मोड़ी। इस्तजाब से आंखें सुकेड़ कर मैडम को देखा। वो बदस्तूर सामने दीवार को देखते कहे जा रही थी। उसके भतीजे को स्कॉलरशिप नहीं मिल सका। ना वो इतना लायक था, ना इतना गरीब कि वो हमारे मेयार पे पूरा उतरता। मगर वो समझी कि उसका नाम उन 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये फहरिस्त मैंने कमीशन लेकर तैयार की है। वो मेरे पास एक लंबी तकरीर की कि किस किस तरह वो मुझे बर्बाद कर सकती है, बदनाम कर सकती है और हर कीमत पर इस बात को यकीनी बना सकती है कि उसका भतीजा वो स्कॉलरशिप जीते। मैं हर बात तहम्मुल से सुनती गई। आखिर में मैंने उसे बताया, वही जो सच था, कि ये स्कॉलरशिप उसके भतीजे को कभी नहीं मिलेगा। सादी यूसुफ बिल्कुल मुतहैयर सा सुनता जा रहा था। उसे अपने सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो सुनती गई और उसके चेहरे का रंग नुचड़ता गया, ऐसे जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भतीजा किसी से कम हो सकता है। बहुत देर लगी उसको अपनी अटल राय से हटने में। चाहे वो गलत थी, मगर वो किसी की मोहब्बत में ही गलत थी। किसी की मोहब्बत में गलती करना, पता नहीं गलत होता है या नहीं। और फिर जिंदगी में पहली दफा मेरी उस दोस्त ने मुझसे एक फेवर मांगा। मैं झूठ नहीं बोलती, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने बोल दिया। उसी लड़के से वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, उसे किसी दिल के अमीर आदमी ने स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर कर दिया है। शायद ये झूठ भी नहीं था, मगर उसकी फूफो मुझे पाबंद कर चुकी थी कि मैं उसे नहीं बताऊंगी कि वही उसकी फीस दे रही है। बस एक बात पे मुझे हैरत हुई। वो बोलती जा रही थी और सादी सांस रोके उनको देख रहा था। सारी दुनिया खत्म हो गई थी, बस बातें बाकी रह गई थी, जो वो सुन रहा था और जो वो उस दिन जुमर से कर आया था। यही कि वो इतनी अमीर नहीं है, फिर इतनी भारी फीस कैसे अदा करेगी। मेरे इसरार पे उसने बताया कि उसके पास एक प्लॉट है जो उसके वालिद ने उसके नाम कर रखा है। उसकी शादी, उसके फ्यूचर की सारी सिक्योरिटी उस प्लॉट के ऊपर है। उसने कहा वो उस प्लॉट को बेच देगी। नेचुरल सी बात है। मैंने उसे मना किया कि अगर एक लड़का अपनी जहानत या मेहनत के बलबूते पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता तो क्या ज़रूरी है उसके पीछे अपनी आरामदेह ज़िंदगी की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दो। तब उसने मुझे एक बात कही, सारी ज़िंदगी तो नहीं, मगर चंद साल तो मैं ज़रूर याद रखूंगी। उसने कहा, मेरे ख़ानदान की सिक्योरिटी वो पैसा नहीं है। हमारी सिक्योरिटी हमारे ख़ानदान का वो पहला बच्चा है जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अब जब वो भागने के करीब आया है तो मुझे उसके लिए रास्ता तो बनाने दे। और फिर उसने वो प्लॉट बेच दिया। अब वो मुसलसल मेरे पास रकम जमा करवाती है। मैं इस रकम को एक स्कॉलरशिप डोनेशन फंड के तौर पर इस लड़के की फीस के लिए इसके हवाले कर देती हूँ। जरा सा झूठ और किसी की जिंदगी बन गई। बुरा सौदा तो नहीं था, मगर कुर्बानी थी, क्योंकि मोहब्बत एक बहुत सादा और एक बहुत पेचीदा शय है। शादी का रंग ऐसे सफ़ेद हो रहा था जैसे सांस तक निकल चुकी हो। वो बिना पलक झपके बस उनको देख रहा था, शॉक्ड, हैरत, हैरत ज़दा, मुतज्जब। क्या ये सच है? क्या फुफ्फो ने? उसके अल्फाज हलक में ही टूट गए। मैडम रिमशा ने चौंक कर उसे देखा और हैरत से पूछते हुए अपना पर्स उठाते हुए खड़ी हुई। क्या मैंने तो पिछले 5 मिनट में तुमसे कोई बात नहीं की? मैं तो कुछ सोच रही थी। शायद मैं ऊंचा सोचने लग गई। बूढ़े होने वाले लोगों को ये मसला होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी दिमागी मर्ज की वजह से किसी इंसान को कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने पर मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। और ये ऊंचा बोलना एक दिमागी मर्ज ही तो है। ओहो! मोबाइल पर्स में डालते हुए सर नफ़ी में हिलाते जैसे अपने संकीपन का अफ़सोस करते हुए उन्होंने उसको मुस्कुराकर खुदा हाफ़िज़ कहा और आगे बढ़ गई।
वो आहिस्ता से उठा और छोटे छोटे कदम उठाता कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया। सफेद चेहरा, खाली वीरान आंखें लिए वो चलता रहा, यहाँ तक कि हस्पताल के दरवाजे आ गए। बाहर लॉन में रविश पे बड़े अब्बा की व्हील चेयर धकेलती हुनैन ने चौंक कर उसे यूं ढीला ढीला सा चलते देखा और फिर रुक कर देखती रही, यहाँ तक कि वो मुखालिफ सिमत चलता दूर होता गया। कोई मोड़ आया और वो नजरों से ओझल था। हुनैन के चेहरे पे फिक्रमंदी धर आई। वो व्हील चेयर को मोड़कर उसी सिमत ले गई, साथ में बेध्यानी से बड़े अब्बा को सुन भी रही थी। औरंगजेब कारदार को फारिस के ऊपर से हाथ यूं खींचना नहीं चाहिए, उनको एक दफा हमसे बात करनी चाहिए थी। वो जुमर पुप्पो के इलाज का सारा खर्चा उठा रहे हैं, यही बहुत है। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखती व्हील चेयर आगे ला रही थी। यानी वो फारिस को कसूरवार समझते हैं, तभी मुदावा कर रहे हैं। बड़े अब्बा अफसोस से सर हिलाते कह रहे थे। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी, वो आगे बढ़ती रही। यहाँ दरख्त थे, बेलों की बाड़ थी और कोने में वाटर कूलर लगा था, सब्जे में ठंडा मीठा पानी। हुनैन के कदम रुके नहीं, आहिस्ता हो गए। आंखों में शदीद सदमा सा उतरा। कूलर की दाईं तरफ दरख्त था, दरमियान में थोड़ी सी जगह थी। वहां सुकड़ कर रुख दीवार की तरफ किए सादी दो जानू बैठा था, सर घुटनों पे रखे। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, साथ ही बार बार शर्ट की आस्तीन से आंसू साफ करता, फिर से चेहरा झुकाए रोने लग जाता। हुनैन के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। वो रुकना चाहती थी, मगर बड़े अब्बा के उसे यूं रोते देखने का खौफ था, या सादी के खुद को यूं देखे जाने पे शर्मिंदगी का डर। वो बोझल कदमों से आगे बढ़ती गई। बड़े अब्बा गर्दन गिराए अफसुर्दा सी अपनी कहते गए। हुनैन की ऐनक के पीछे आंखें गुलाबी पड़ती गईं। वो रो रहा है, भाई रो रहा है, मगर क्यों? क्या फुप्पो ठीक हो जाएंगी? बड़े अब्बा, उसने खुद को कहते सुना। भाई उनकी बीमारी पे बहुत अपसेट है। व्हील चेयर धकेलती अब कूलर को पीछे छोड़कर वो दूर जा रही थी, साथ ही आवाज भी मध्यम पड़ती गई। बड़े अब्बा ने जवाब में क्या कहा, दरख्तों तक आवाज नहीं पहुंची। वो दूर होते गए। सादी अकेला बैठा बदस्तूर रोता रहा था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो शाम सादी के दिल की सारी सोगवारियत अपने अंदर से मोए उतरी थी। वो सारा के घर के किचन में रखी कुर्सी पे खामोश बैठा था। नुसरत नुदरत मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती सामने खाना रख रही थी। जुमर को ख्याल करना चाहिए था। जब जरताशा के वालिद और वारिस की बीवी फारिस को बेगुनाह समझते हैं, तो वह ऐसा क्यों कर रही है? सादी सर झुकाए संजीदगी से खाली प्लेट को देखता रहा। नुदरत ने उसकी प्लेट में सालन डाला, रोटी निकाल कर दी। खाओ बेटा। उसने बेदिली से रोटी ली, लुकमा तोड़ा, फिर नजरें उठाकर माँ को देखा। वो पुरुमीद सी परेशान सी उसी को देख रही थी। तुम पुप्पो से बात करो ना, वो अपना बयान वापिस लें। फिर ठटकी, गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम्हें क्या हुआ? आंखें सुर्ख पड़ रही हैं। कुछ नहीं, फ्लू है, वो गीली आवाज में कहकर सर झटकता प्लेट पे झुक गया। मैं जोशांदा बना दूंगी, इसके बाद पी लेना, ठीक हो जाएगा। काश दिल की बीमारियों का भी कोई तरियाक होता, घोल कर पी लो और सब खुशबाश हो जाएं। उसने तल्खी से सोचा था। क्या तुमने दोबारा पुप्पो से बात की? नहीं। कोशिश तो करो। वारिस मेरा भाई है साथी, मुझे उसकी फिक्र है। जुमर मेरी पुप्पो है और मुझे उनकी फिक्र है। उसका इलाज हो रहा है, वो इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब। सादी ने बददिली से प्लेट पर ही गिर दी। उनके इलाज पे जो खर्चा हो रहा है वो औरंगजेब कारदार उठा रहे हैं, है ना? नुदरत को तलखी से देखकर वो एकदम पूछने लगा। वो ठहर कर उसे देखने लगी। हाँ, बड़े अब्बा चाहकर भी इनकार नहीं कर सके। कैसे करते? उनका सब तो जुमर के जहेज और जेवर पे खर्च हो गया। और वो प्लॉट पप्पो के पास था ना, एक प्लॉट, वो कहाँ गया?
شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ میں اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا۔ یہ بھی مجھے پتا نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں، وہ زعیم بھائی ندرت کے کزن کو بیچی تھی، اسی لیے مجھے پتا چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا، وہ اب اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا۔ بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ بتایا تھا۔ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر لی، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں بڑے صوفے کے کنارے سارا بیٹھی تھی، پیر اوپر کیے، بھورے رنگ کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اس کے پار۔ اسے آتے دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا، اداس سا مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، بس سامنے کھڑا ہو گیا، سر جھکائے۔ بے قصور مجرم۔ بہتر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ فارس کیسا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو ماموں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں نا؟ وہ ذرا دیر کو وہ ڈرا ہوا لگا۔ مجھے نہیں پتا سادی، تم سب کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ فارس اور قتل؟ اس نے سر جھٹک کر جھوچڑی لی۔ سادی کی عطر کی سانس بحال ہوئی، پھیکا سا مسکرایا۔ ہم اصلی قاتلوں کو ضرور سزا دلوائیں گے خالہ۔ اور سارا کے چہرے کی اذیت بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وارث واپس نہیں آئے گا۔ آج پھر سادی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ لون میں کیاری کے ساتھ عمل بیٹھی گھاس پہ انگلیاں چلاتی کچھ لکھ رہی تھی، نادیدہ الفاظ، ان کہیں باتیں۔ سادی قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ جوگرس عمل کے ہاتھوں کے قریب ہوئے تو اس نے سر اٹھایا، آنکھیں مسکراہٹ سے چمکی۔ سادی بھائی، کیا تم بابا کے لیے دعا کرتی ہو؟ ہر دفعہ کی طرح آج پھر پوچھا۔ عمل نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ روز کرتی ہوں۔ گڈ۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ گیراج کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل سے بھی دعا نکلی، مغفرت کی، جنت ملنے اور جہنم سے آزادی کی۔ ایک دم وہ رک گیا۔ عمل کو کیا پتا جنت اور جہنم کا، معافی اور بخشش کا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا، اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کیا دعا کرتی ہو عمل، بابا کے لیے؟ وہ جو گھاس پہ پھر سے لکھ رہی تھی، نظریں اٹھا کر سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ بابا واپس آ جائیں۔ رک کر پوچھا، وہ واپس آ جائیں گے نا سادی بھائی؟ سادی شرسا اسے دیکھے گیا۔ ہیئر بینڈ میں جکڑے بالوں والی عمل امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو کہتے سنا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تم دعا کیا کرو کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ عمل چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر چہرہ رازداری سے قریب کیا۔ اگر میں بابا کی قبر کھودوں تو کیا وہ نیچے ہوں گے؟ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر ان کی جو روح تھی وہ اوپر چلی گئی ہے، آسمانوں میں، مگر وہ قبر میں بھی ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر الفاظ چن رہا تھا۔ عمل کے ابرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ بابا دو ہو گئے ہیں؟ اس نے دو انگلیوں کی وی بنا کر حیرت سے پوچھا۔ سادہ سوال کے پیچیدہ جواب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دعا کی پھر سے تاکید کی اور گیراج کی جانب بڑھ گیا۔ ایک قتل کتنے خاندان تباہ کر دیتا ہے، کتنی زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ ایک قتل سب بدل دیتا ہے۔ ہم بھی کن جنگلوں میں بستے ہیں، بند جن میں تمام رستے ہیں۔ ہاسپٹل میں وہی باسی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ زمر تکیوں کے سہارے قدرے ٹیک لگا کر لیٹی تھی، بال کیچر میں اوپر بندھے اور چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔
खामोश नजरों से कभी सामने व्हील चेयर पे मौजूद अब्बा को देखती और कभी साथ कुर्सी पर आगे को होकर बैठे हाशिम को, जो एक फाइल खोले कह रहा था, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। आपके किडनी ट्रांसप्लांट और इसके बाद के भी तमाम मेडिकल बिल्स औरंगजेब कारदार उठाएंगे। और अगर कल को फारिस गाजी बेगुनाह साबित हो जाता है, तब भी कोई इस अमल को रिवर्स नहीं कर सकता। चेक और दूसरे कागजात ऊपर नीचे करके मोटी मोटी बात समझाते हुए उसने सर उठाया। बाल जेल से पीछे किए, ग्रे कोट, कफलिंग्स, टाई पिन, आंखों की संजीदगी वो हमेशा की तरह अच्छे से तैयार था। ऑफ कोर्स, उनको मेरे मेडिकल बिल्स पे करने चाहिए। उनके भांजे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जुमर का अंदाज खुश्क था। हाशिम ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया। और जवाब में आप औरंगजेब कारदार के बारे में किसी किस्म का मनफी बयान नहीं देंगी, अदालत में, प्रेस में। बड़े अब्बा नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर हाशिम को बात करते देखते रहे। श्योर, मगर जुमर ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। क्या इस कागज पे ये लिखा है कि ये मतावा कारदार साहब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भांजे ने मुझे नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल। उसने उठकर फाइल और पेन जुमर के सामने रखा। वो जर्द कागज उठाकर बारीक बीनी से एक एक शीट पढ़ने लगी। फिर कलम खोला, दस्तखत किए और वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए इसी सपाट रोके अंदाज में बोली, मुझे कारदार साहब से कोई गिला नहीं, लेकिन अगर आपने कभी ये मुआहदा तोड़ा और मेरा कोई मेडिकल बिल पे ना हुआ तो मैं भी उन तमाम शिकों को रद्दी में डाल दूंगी। श्योर मैडम प्रोसिक्यूटर। वो बहुत तहम्मुल से कागज वापस फाइल में लगाते हुए बैठा, टांग पे टांग चढ़ाई। बड़े अब्बा ने नापसंदीदगी से उसे देखा। ये मदावे से ज्यादा खुद को फारिस पे लगे इल्जामात के गिर्द से बचाने का महता लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ऐसा ही है। काफी रुखाई से कहते हुए उसने ब्रीफकेस उठाया, खोला, कागज उसमें डाले। बड़े अब्बा ने कड़वाहट से रुख फेर लिया। हाशिम उनको वैसे भी नहीं देख रहा था। मैं चलता हूँ। ब्रीफकेस बंद करके वो उठा, एक रस्मी मुस्कुराहट से जुमर को देखा। जुमर को देखकर सर को खम दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही बड़े अब्बा ने संजीदगी से जुमर को देखा। हमें इनके पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मुझे थी। बाकी आपका बैंक बैलेंस कितना रह गया है? मैं जानती हूँ। वो ज़्यादा कड़वी हो रही थी। अगर मैं माजूर ना हुआ होता तो मैं ये मदावा कबूल ना करता। ये उनका फ़र्ज़ था। उनके भांजे ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद उसके ख़ानदान को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। सुमर, वो जैसे थक कर बोले, तुम एक दफ़ा फारिस की बात सुन लो। उसकी जो आखिरी बात सुनी थी, वही काफ़ी है मेरे लिए, ताउम्र। मौज़ू ख़त्म। अब्बा। वो दोनों हाथ उठाकर गोया ख़त्मी फ़ैसला सुना दिया। वो गर्दन झुकाकर खामोश हो रहे। फिर जब हुनैन आई तो उनकी व्हील चेयर बाहर ले आई। निकलते वक़्त उसने गर्दन मोड़कर जुमर को देखा। वो तकियों के सहारे नीम दराज चेहरा मोड़कर खिड़की को देख रही थी। आंखों में सोच थी, पेशानी पे बल थे। एक दफ़ा भी हुनैन को नहीं देखा। वो यासियत से सर झटकती बड़े अब्बा को बाहर ले आई। रखते जाओ, कोई लुटाने इधर आ भी ना सके। उसे मुश्किल तो नहीं, दश्ते वफा के जावे। वेटिंग रूम में सादी कुर्सी पे बैठा था, सर झुकाए, अपने हाथों को बाहों मसलता। बड़े अब्बा को आते देखकर वो सीधा हुआ और संजीदगी से उनकी आंखों में देखा। मैंने टेस्ट करवाए थे, अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। किस चीज़ का टेस्ट? हुनैन चौंकी। बड़े अब्बा ने भी हैरत से उसे देखा। किडनी डोनर नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा है करीबी रिश्तेदारों का गुर्दा ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई? हुनैन का सांस अटक गया। शादी? बड़े अब्बा मुतखय्यर रह गए, फिर वहशत से आगे हुए। तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? डॉक्टर ने कहा है मैं डोनेट कर सकता हूँ। मेरा दिल भी यही कहता है। वो आंखें सुकेड़ कर तीखी नजरों से दादा को देखकर चबा चबा कर कह रहा था। उन्होंने अचंभे से उसे देखा। क्या तुम किसी बात पे खफा हो? इसको छोड़े, मुझे सिर्फ एक गारंटी दें। अगर मेरा गुर्दा मैच कर गया तो आप जुमर को नहीं बताएंगे कि ये मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं।
ज़ुमर कभी तुमसे गुर्दा नहीं लेगी। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो तड़प गए थे। हुनैन व्हीलचेयर थामे हनूज शॉक्ड सी खड़ी थी। हुनैन, क्या तुम बाहर जाकर सिस्टर हुमैरा से पूछ सकती हो कि रिपोर्ट्स आई या नहीं? वो सर उठाकर सपाट अंदाज में कहने लगा। हुनैन ने शल ज़हन के साथ इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। सादी ने दोबारा इन्हीं नज़रों से बड़े अब्बा को देखा। इस वक्त उनको किडनी चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मगर आप उनको नहीं बताएंगे। और अब्बा को गुस्सा चढ़ने लगा। मैं तुम्हें अव्वल तो ऐसा करने ही नहीं दूंगा, और अगर तुमने जिद की तो मैं ज़ुमर को ये बात बता दूंगा। फिर वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस करवाती रहेगी, मगर तुमसे गुर्दा नहीं लेगी। कोई अपने बच्चों से कुर्बानी मांगता है क्या? सादी ने लब भींची इस बात में गर्दन हिलाई, पीछे होकर बैठा। मुझे मालूम है कि मेरी फीस वही देती हैं। बड़े अब्बा को झटका लगा। बेयकीनी से उसे देखने लगे। क्यों? क्या वो नहीं देती? कर दें कर। वो बस उसे देख कर रह गए। सदमा सा सदमा था। उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थी। देती है ना? एक आस फिर से जोड़ी, कदरे गीली आवाज में डरते डरते पूछा। बड़े अब्बा ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। सादी ने नाक से गीली सांस अंदर खींची, सर समझने वाले अंदाज में हिलाया, नमी अंदर उतारी। थैंक यू बड़े अब्बा। अब अगर आपने जुमर को कुछ बताया तो मैं भी इन्हें बता दूंगा कि ये फीस वाली बात आपने मुझे बताई है। वो हक दक रह गए। मैंने कब? अभी बताया है ना। खुद को संभाल कर इत्मीनान भरी बेनियाजी से कहकर वो पीछे को हो गया। वो बिल्कुल हक्का बक्का उसे देख रहे थे। आज लगा शादी बड़ा हो गया है, यानी दूसरी ब्लैकमेलर औलाद। एक जुमर कम थी क्या? हुनैन वापस अंदर आई, नफी में सर हिलाया। कुछ कहने से फिलहाल माजूर थी। मुझे पता है मेरा किडनी मैच कर जाएगा, मगर आप दोनों में से कोई जुमर को नहीं बताएगा। वो कतियत से बारी बारी उनका चेहरा देखता तंबीहा कह रहा था। और अम्मी? बिल आखिर वो बोली। उनको मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। मगर जुमर को क्या कहेंगे? किसका गुर्दा है ये? बड़े अब्बा का लहजा अब कमजोर था। वो कौन सा देख रही हैं? किसी से मिलवा देंगे इन्हें, कहेंगे कि ये उसका गुर्दा है। ये बात हमेशा नहीं छुपेगी सादी, उसे बताना पड़ेगा। तुम खुद बता दो। वो तो अब तक तुमसे खफा है। अगर मान गई तो पूछेंगी नहीं कि मैं किधर हूँ, मिलने क्यों नहीं आता। बस इन्हें कहिएगा मैं वापस चला गया हूँ। वो सब तय कर चुका था। 2 दिन से यही सोच रहा था। बड़े अब्बा को अफसोस सा लगने लगा। ऐसे वो दिल साफ नहीं करेगी। मैं इसे जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ उन्हें, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मगर वो गलत था। उसे बता दो सादी, ऑपरेशन के बाद बता देना बेशक। वो अब नीम रजामंद लग रहे थे। ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नज़रों से गायब होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ। और अगर बुरा बनना हुआ तो बन जाऊँ, मगर मुझे इस टेस्ट में फ़ेल नहीं होना। तुम उससे बात करके तो देखो। नहीं ना, अगर पुप्पो को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी। पुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं इनका भाई भी हूँ, दोस्त भी, और बेटा भी। वो मुझे कभी इस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहेंगी। तो हम पुप्पो को क्या कहेंगे? सोई सोई सी हुनैन जैसे जागी। दिमाग काम करने लगा। किसी से मिलवा देंगे, किसी को राजी कर लेंगे इसी काम पे। ये शादी को मसला नहीं लग रहा था। वो बार बार बेचैनी से घड़ी देखता। उसे रिपोर्ट्स का इंतजार था, मगर किससे? शादी ने उकताकर हुनैन को देखा। ये बात की बात है। तभी दरवाज़ा हल्का सा बजा। हुनैन चौंक कर मुड़ी। चौखट में अलीशा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, सफ़ेद ट्राउज़र और बूढ़ी शर्ट में। कोहनी पे बैग टंगा था। मैं तुम्हारी आंटी को देखने आई थी, वो नरमी से कहती आगे आई। हुनैन ने सादी को देखा, सादी ने हुनैन को, फिर दोनों ने अलीशा को देखा। भाई, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? क्या ये मान जाएगी? थोड़ी सी अदाकारी पे दोनों ने दबी दबी आवाज़ों में फिक्रों का तबादला किया। अलीशा ने बारी बारी उनके चेहरे देखे। क्या सब ठीक है? ऑफ कोर्स। हुनैन का दिमाग तेजी से काम करने लगा।
जल्दी से एक कुर्सी से चीजें हटाई, उसे जगह बनाकर दी। सादी उठकर चौखट में जा खड़ा हुआ। निगाहें राहदारी में लगे क्लॉक पे टिकी थीं। बड़े अब्बा अपनी सोचों में उलझे थे। अलीशा नेज़ाकत से बैठी, घुटने मिलाकर पर्स ज़मीन पे रखा। हुनैन साथ वाली कुर्सी पे आगे होकर बेचैनी से बैठी। मुझे तुमसे एक काम है अलीशा, कुछ देर में बताती हूँ। वो भी सादी की नज़रों के ताक़ुब में देख रही थी। ओके। अलीशा ने शाने उचका दिए। अगर किडनी मैच ना किया तो? बड़े अब्बा ने अपनी ही सोच में सवाल किया। तो फिर किसी और को देना पड़ेगा। मगर किसको? वो हुनैन से सवाल करके खुद ही खामोश हो गए। हुनैन ने नजरें झुकाकर खुद को देखा, फिर अपने बाजू को। आस्तीन जरा तंग थी। उसने 2 उंगलियां टिच बटन पर रख लीं, जैसे उसे खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ाने पर तैयार हो। अंगूठे से बाजू के ऊपर लकीर खींची। कौन सी रग है भला, जिससे टेस्ट के लिए खून निकाला जाता है? तुमने बताया नहीं, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अलीशा मोबाइल पे बटन दबाती पूछ रही थी। हुनैन ने खाली खाली नजरों से उसे देखा, फिर फीका सा मुस्कुराई। वो लॉकेट, उस पे भी तुम्हारी की चेन वाली इबारत दर्ज थी। वारिस के कत्ल की रात जब वो और फारिस अलीशा के कमरे से निकले थे, तब उसने हुनैन को जो डिब्बा थमाया था, उसमें से स्याह हीरे की शक्ल का कटा पत्थर जुड़ा लॉकेट निकाला था। उसने बहुत दिन बाद खोला। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मगर इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा के लिए चूंटियां, आंट्स, एवर आफ्टर। वो उंगली अभी तक बाजू की रग पे रख के बैठी थी। अलीशा ने आहिस्ता से मोबाइल रखा, उसे देखकर तकान से मुस्कुराई। तुमने मुझसे कोई काम कहना था? हाँ। वो क्या, तुम मेरी आंटी को ये कह सकती हो कि तुम उनको अपनी मर्जी और खुशी से किडनी डोनेट कर रही हो? दरअसल जो रिश्तेदार डोनेट कर रहा है, वो इससे लेना नहीं चाहेंगी। और वो जल्दी जल्दी सारी बात समझाती गई। मगर मैं तो रात की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। ओह, तो क्या तुम रुक नहीं सकती? क्या तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम आई थी? नहीं, वो तो नहीं हुआ। मैं भी किस उम्मीद पे चली आई। तलखी से मुस्कुराकर खुद पे अफसोस किया। हुनैन बेचैनी से आगे हुई। तुम बस 5 मिनट के लिए आंटी से मिल लो। बाद में हम कह देंगे कि तुम्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ओके। वो मुतामल थी, मगर शान ने उचका दिए। हुनैन फिर से मुस्तरिब से दरवाजे की सिमत देखने लगी। ट्रांसप्लांट में तो काफी खर्चा आ रहा होगा। अलीशा ने बराए बात पूछा। पता नहीं, वो सब औरंगजेब अंकल का सरदर्द है। अलीशा का सांस रुक गया। बिना पलक झपके वो हुनैन को देखने लगी। तुम्हारे वही अंकल जिनका तुम बहुत जिक्र करती हो? हाँ। पता नहीं, हमारी अक्सर बातों में उनका जिक्र क्यों निकल आता है। ये सवाल सोचने का वक्त ज़हीन हुनैन के दिमाग को कभी नहीं मिला था। अब भी कहकर भूल गई। वही इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। मगर क्यों? हैरत सजा से वो बामुश्किल पूछ पाई। हुनैन ने शाने उचकाए। अभी तक चौखट को देख रही थी। वो फारिस मामू के बाप की जगह है, और फुफ्फो मुसलसल फारिस मामू को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो औरंगजेब अंकल अपने भांजे की तरफ से दावा करना चाह रहे हैं। अलीशा से अगला सांस नहीं लिया गया। उसने चेहरा सामने को फेर लिया। थूक निकली, आंखों में आती नमी अंदर उतारी। उनसे किसी ने रकम नहीं मांगी। वो फिर भी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फारिस के बाप की जगह है। हुनैन, कितनी रहम दिली है ना? हुनैन ने इस बात में सर हिला दिया। अलीशा जख्मी सा मुस्कुराई। सर झुकाकर उंगलियों में पकड़े की चेन को देखा। क्या तुम जानती हो, हशरातुल अर्ज में सबसे ज्यादा जहरीला कीड़ा कौन सा होता है? हुनैन ने नफी में सर हिलाया। चौखट में खड़ा सादी गर्दन मोड़कर देखने लगा। वो हुनैन के साथ बैठी सर झुकाए की चेन पे उंगली फेरती कहे जा रही थी। चूंटी, मैरिकोपा, हेवर आफ्टर, आंट्स। दुनिया का सबसे जहरीला कीड़ा है। इस कीड़े को इंतकाम पे नहीं उकसाना चाहिए, वरना इसके कांटे से ताकतवर इंसान भी मर जाए। पता है, एक दफा किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि तुम सारी उम्र चूंटी रहोगी। मुझे वो बात पहले बहुत बुरी लगी, फिर अच्छी लगने लगी।
क्योंकि मैं चूंटी ही तो हूँ। सब कमज़ोर और बेबस लोग चूंटियों की तरह होते हैं। हुनैन बेध्यानी से सुन रही थी। वो खामोश हुई तो वो जल्दी से बोली, क्या तुम मेरी आंटी से मिल लोगी? इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अलीशा ने सर उठाया, मुस्कुराकर नम आंखों से उसे देखा। श्योर, मैंने इरादा बदल दिया है। मैं कुछ दिन मजीद ठहर सकती हूँ। अपना काम भी मुकम्मल कर लूंगी। हुनैन का चेहरा फरते मुसरत से दमकने लगा। उसने खुशी से अलीशा का हाथ दबाया। थैंक यू अलीशा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि आइन उन दिनों में तुम आई हो जब हम इतने क्राइसिस में थे, मगर तुम हमारे साथ रही। अलीशा का रंग सफेद पड़ा, हलक में कुछ अटका। वो तो औरंगजेब कारदार के इलेक्शन का सुनकर आई थी, और वो खुद भी बेखबर थी कि अगर ये इलेक्शन ना होते तो वारिस को शायद मोहलत दे दी जाती। मगर यहाँ के इलेक्शन अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ थे, और हुनैन इस सब को एक इत्तेफाक समझ रही थी। हुनैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मगर साथ ही किसी को आते देखकर फौरन आगे चला गया। तो हुनैन उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुर से खड़ी हो गई। बाजू की रग पे फिर से दूसरा हाथ रख लिया। फिर कभी सही। अलीशा इसका ध्यान ना पाकर ढीली सी वापस बैठ गई। हुनैन चौखट तक आई, फिक्रमंदी से सामने देखा। सादी चंद कागज खोलकर पढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बाजू पे रखा उसका हाथ मजबूत होता गया। टिच बटन खोल लिया। अब बस आस्तीन मोड़ना था। पहले ब्लड टेस्ट होता है। क्या इसे इल्म भी नहीं था? सादी ने गहरी सांस लेकर सब हाथ नीचे किए और लंबी मुसाफत की थकन से हन्ना का चेहरा देखा। फिर सर इस बात में हिलाया। पॉजिटिव। हुनैन का बाजू पे रखा हाथ बेदम सा पहलू में आ गिरा। उसने जर्द रंगत के साथ सर को खम दिया। सादी अब पलट कर तेजी से आगे जा रहा था। उसे बहुत से काम करने थे। अस्साबिकून अस्साबिकून अवलिन अल मुकरबून। हर कुर्बानी का एक वक्त होता है, और इस वक्त की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। क्यों दादे गम हमी ने तलब की, बुरा किया हमसे जहां में कुश्ताए गम, और क्या क्या ना थे। और अस्पताल के कमरे में कुर्सी पे बैठी अलीशा को मशकूक अंदाज में घूरती तकियों से टेक लगाए वो जुमर यूसुफ थी, और वो इतनी जल्दी मान जाती, नामुमकिन था। और आप मुझे अपना गुर्दा क्यों देना चाहती हैं? उसको हजम नहीं हुआ था, इसलिए तफ्तीश शुरू कर दी थी। जवाब में अलीशा ने काफी बेनियाजी से शाने उचकाए। मैं इस वाकये का जिम्मेदार खुद को समझती हूँ। अगर मैं आपके ऑफिस आ जाती तो ना आप उधर जाती, ना दहशतगर्दी का निशाना बनती। मैंने टेस्ट करवाए हैं। गो कि मुझे कम उम्री से दिमे की शिकायत है, मगर इसके अलावा मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और डोनेट कर सकती हूँ। और आप चाहती हैं कि मैं इस वजह पे यकीन कर लूँ? जुमर ने तीखी नज़रों से मुसलसल उसका चेहरा देखते हुए कहा। ना करें, आपकी मर्जी। मगर मैं दूसरी वजह भी ज़रूर बताना चाहूँगी। अलीशा जरा रुकी। सामने बेचैन सी खड़ी हुनैन और करीब बैठे मुस्तरिब से बड़े अब्बा को देखा। फिर उसी एतमाद से प्रोसिक्यूटर की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इस कुर्बानी के एवज आपकी फैमिली एक अच्छी कीमत दे रही है, जिसे मैं वापस जाकर यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए इस्तेमाल करूँगी। अपनी ज़िंदगी बनाने का इतना अच्छा मौका मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अगर मज़ीद पैसे चाहिए हुए तो मैं इस कुर्बानी को किसी टीवी शो में अपनी कहानी चलवाकर कैश करवा लूँगी। आखिर में उसने बेफिक्री से शाने उचकाए। हुनैन के लब खुल गए। वो हक्का बक्का सी अलीशा को सुन रही थी। क्या उसने फ़र्ज़ कर लिया था कि अदाकारी सिर्फ जुमर पे ख़त्म हो जाती है? मगर ये इल्लीगल है। जुमर के फिक्रे पे वो सब चौंके। कानून के मुताबिक डॉक्टर कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। अगर गुर्दा खून के रिश्तेदार का ना हो तो आप सब लोग मिलकर एक गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? अबरू भींच कर तादीबी अंदाज में उसने बारी बारी उन तीनों के चेहरे देखे, और बड़े अब्बा ने कई दफा की सोची गई ख्वाहिश दिल में दोहराई। काश उन्होंने कभी इस लड़की को कानून न पढ़ाया होता। ये औरत तो गैर मुल्की है, मगर आपको तो कानून का इल्म होना चाहिए अब्बा। हमने इसका हल भी निकाल लिया है। हुनैन हिम्मत करके बोली तो जुमर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी।
ہم پیپرز پہ سعدی بھائی کا نام لکھوائیں گے۔ زمر کے تاثرات بدلے، وہ دہل کر رہ گئی۔ سعدی کا کیوں؟ وہ ایک دم تڑپ کر متوشر سی بولی، پھر غصے سے ابا کو دیکھا۔ سعدی کا نام کڈنی ڈونرز کے طور پہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے نہیں لکھتے، لیکن اگر یہ فرنچ امریکن عورت نہیں دے گی، بڑے ابا نے علیشا کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، تو کسی خون کے رشتہ دار کو دینا پڑے گا۔ فہرست بناتے ہیں، پہلے نمبر پہ میں ہوں، میرا میچ نہ کیا تو پھر شادی ہوگا، اور پھر حنین۔ اگر اس کا بھی نہ لگ سکا تو اسامہ تو ہے نا۔ ابا! اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ صدمے سے آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ بالکل بھی نہ کہنا زمر کہ تم تندرست نہیں ہونا چاہتی۔ ہر کوئی تندرست ہونا چاہتا ہے، تم الگ نہیں ہو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ زمر بالکل چپ ہو گئی، بے بسی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ دل بہت برے انداز میں دکھایا تھا حنین کی بات نے۔ مگر یہ غیر قانونی ہے۔ اس کی آواز اب کے کمزور تھی۔ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ بھی غیر قانونی تھا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ تیش ابھرا۔ ہوا نہیں، جو میرے ساتھ فارس نے کیا وہ غیر قانونی تھا۔ پھپھو، میں ادھر ہی تھی، ماموں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس کے بیڈ کی دائیں طرف کھڑی حنین نے بے بسی سے بولی۔ زمر نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے سر جھٹکا اور پیچھے ہوئی۔ اب کی بولی تو آواز سنبھلی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بول رہی۔ فارس بہت اسمارٹ ہے، اسے تمہیں ڈوج کرنے کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ حنین کو دھچکا لگا۔ بہت بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اس نے زمر کو دیکھا، جو اب اپنا لحاف درست کر رہی تھی۔ یعنی آپ مجھے جھوٹا نہیں سمجھتی، بلکہ آپ مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں۔ یہ صدمہ زیادہ برا تھا۔ زمر ان سنا کر لحاف ٹھیک کر کے پیچھے کو ہو گئی۔ حنین کے لب بھیج گئے۔ بڑے ابا کی معذرتی نظروں کو دیکھے بنا وہ سرد لہجے میں بولی، اوکے پھپھو، ہم سعدی بھائی کا نام لکھوا کر آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ ہم حنین یوسف کا نام لکھوا دیں گے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ کر ایک دم مڑی، اور گو کہ اس نے دیکھا بھی کہ زمر بے ساختہ نرم پڑی تھی، اسے مرنا کرنے کو کچھ کہنے والی تھی، مگر حنین ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ سعدی کوریڈور میں کھڑا تھا، بے ساختہ سیدھا ہوا، امید سے اسے دیکھا۔ کیا انہوں نے یقین کر لیا؟ کر لیں گی، اپنی صحت کے لیے سب کر لیتے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ سعدی کا دماغ کہیں اور الجھا تھا، غور کیے بنا زمر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر آگے چلتی گئی، کوریڈور عبور کر کے ریسیپشن ڈیسک کراس کیا، پھر باہر آئی۔ لان میں مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب کی چہل پہل ویسی ہی تھی۔ حنین خفگی سے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی گھاس کے بیچ روش پہ آگے چلتی جا رہی تھی، پھر یکایک ٹھہری۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، مگر کون اور کدھر؟ وہ مڑی، گھوم کر ادھر ادھر دیکھا، اور تبھی دور ایک بینچ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو بینچ کی پشت کے پیچھے پھیلائے بیٹھے ہاشم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا۔ حنین کی آنکھیں اچنبھے سے سکڑی۔ بہرحال وہ قدم قدم چلتی بینچ کے قریب آئی۔ سعدی بھائی اندر ہیں، اس نے اپنے تئیں ہاشم کو درست سمت دکھائی۔ وہ بس مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ ابھی مل کر آ رہا ہوں اس سے، اس نے بتایا کہ ڈونر کڈنی مل گیا ہے، مگر جس شخص سے خریدا ہے اس کے بارے میں زمر کو بتانے کے بجائے تمہاری کوئی فرینڈ۔ ہاشم نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ یہ کور سٹوری صرف ہاشم کے لیے گھڑی تھی۔ سعدی اس پہ لاکھ اعتماد کرتا، مگر یہ اس کے خاندان کا اندرونی معاملہ تھا، اور ہاشم کو بتانے کا مطلب تھا زمر کو کبھی نہ کبھی وہ بتا دے گا۔ اس کو صرف حنین کی دوست گردہ دے رہی ہے، کہہ کر بھی نہیں ٹال سکتے تھے کہ علیشا اس صداکاری کے لیے دوبارہ مہیا نہیں ہوگی۔ ہاشم آتا جاتا رہے گا، اگر کھٹک گیا تو کھوج لگائے گا، اور پتہ چلنے پہ سعدی سے بد اعتماد ہو جائے گا۔ سو پہلے ہی اسے مطمئن کر دیا۔ وہ ہو بھی گیا۔ اس کی بلا سے گردہ غیر قانونی طور سے ہی خریدا ہو، اس کا مسئلہ تو صرف علیشا تھی، جس نے اپنی فلائٹ آگے کروا لی تھی۔ میری فرینڈ علیشا، اس نے پپو کو کنوینس کر لیا ہے، مگر آپ یہ بات پپو کو مت بتائیے گا۔
وہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا، پھر گردن پھیر کر ہسپتال کو دیکھنے لگا۔ علیشا، ہوں، کیا تم مجھے ملوا سکتی ہو اس سے؟ ابھی، اسی وقت؟ اوکے۔ وہ متذبذب تھی۔ اور ہاں، تم ابھی اس کو نہیں بتاؤ گی کہ تم اسے مجھ سے ملوانے باہر لا رہی ہو؟ شیور۔ پلکیں سکیڑ کر اسے مشتبہ نظروں سے دیکھتی وہ مڑی اور اندر چلی آئی۔ سعدی اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے دروازے سے ہی اندر زمر سے باتیں کرتی علیشا کو اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی اٹھ آئی۔ باہر چلتے ہیں، حنین نے کہا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اینک اور فرنچ چوٹی والی سوچ میں گم حنین اور ساتھ دراز قد کھلے بالوں والی خوبصورت سی علیشا۔ انہوں نے راہداری عبور کی۔ تب علیشا نے پرس سے انہیلرز نکالا، لبوں میں رکھا اور اسپرے اندر کو دبایا۔ حنین رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سب اداکاری نہیں تھی؟ سوائے دمے کے سب فرضی تھا۔ مسکرا کر اس نے کہتے انہیلر واپس رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنٹی نے میرا یقین کر لیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے کیا؟ وہ الجھی سی سامنے متلاشی نظروں سے دیکھتی لون کو دیکھتی باہر آئی۔ ہاشم کدھر گیا؟ مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ کیا حملہ آور ابھی تک نہیں پکڑا گیا؟ پکڑا جائے گا۔ وہ اب گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنا آپ ایک دم بے وقوف سا لگنے لگا کہ ہاشم اسے بلا کر خود کدھر؟ ہیلو اگین علیشا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھومی۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ہاشم مسکراتا ہوا ریسیپشن ڈیسک کی سمت سے چلتا آ رہا تھا۔ حنین نے گہری سانس لی اور علیشا کا رنگ نچڑ گیا۔ وہ سفید ساکت سی سانس روکے کھڑی تھی۔ علیشا، یہ میرے… حنین نے تعارف کروانے کو الفاظ تلاشے ہی تھے کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گہری سرد نظروں سے علیشا کو دیکھتا قریب آتے ہی بولا۔ دوبارہ مل کر خوشی ہوئی علیشا۔ علیشا کی خوف سے ساکت آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ وہ جلدی سے حنین کی طرف گھومی۔ ہنا، کیا تم اکیلے میں میری بات سن سکتی ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ آخر ہم ایک فیملی ہیں علیشا۔ وہ سرد مسکراہٹ سے کہتا حنین کے الجھے چہرے کے تاثرات بغور نوٹ کر رہا تھا۔ ہنا پلیز، میری بات سن لو پہلے۔ وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی، مگر حنین اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھی۔ فیملی؟ ہاں حنین، علیشا میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ ابھی اس دن جب علیشا مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفس آئی تھی، تبھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا اور… اوہ سوری، شاید یہ بات علیشا نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ آخر میں افسوس سے اضافہ کیا۔ وہ جو ابھی تک الجھی سی کھڑی تھی، لفظ ہیک پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، بے یقینی سے علیشا کو دیکھا، جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا۔ اصل میں علیشا میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے، چونکہ ڈیڈ اس سے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے وہ بات کرتے ہوئے، جیسے کہ تم، حنین۔ ہاشم پلیز، وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے کی سختی بڑھی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ لینے کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی جو یہ کھیلتی تھی؟ ہاشم بس کر دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے اختیار ہنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ حنین، میں نے یہ سب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو، ورنہ اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے۔ وہ سب حقیقت تھا، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا۔ تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشا کہ کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر وہ صرف حنین کو دیکھ رہی تھی، خوف زدہ نم آنکھوں سے۔ ہنا، میں تمہیں سب بتانے والی تھی، پلیز۔
वो सब रियल था। वो घंटों की बातें, वो ड्रामे डिस्कस करना, वो गेम्स, वो सब रियल था। तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरी फैमिली की इस बच्ची से मेरे बाप के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा? अलीशा बोलते बोलते लाजवाब हो गई। हुनैन एकटिक उसे देखे जा रही थी। हाशिम को अब उसकी मुसलसल खामोशी से खौफ हो रही थी। वो नामहसूस अंदाज में हुनैन के साथ जा खड़ा हुआ। अब वो दोनों एक तरफ थे और वो लब आपस में मस करती परेशान भीगी आंखों वाली अलीशा दूसरी तरफ। अलीशा मेरे डैड को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने आई थी। इसने तुमसे दोस्ती भी डैड के बारे में खबरें हासिल करने के लिए की थी। अपने दिमाग पे जोर दो हुनैन। कितनी ही दफ़ा तुम लोगों ने बात बेबात उनका जिक्र किया होगा, है ना? वो कटीली निगाहों से अलीशा को देखता हुनैन को बता रहा था। मगर हुनैन, वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। हना प्लीज़, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। प्लीज़, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। और हुनैन के पत्थर लब हिले। इस गेम का क्या अलीशा? क्या? अलीशा के बहते आंसू रुक गए। मैं 5 माह तक इस जूलर्स वाली गेम में पहले नंबर पे थी, टॉप स्कोरर। फिर महज 2 दिन में तुम पहले नंबर पे आ गई। तुमने ये कैसे किया अलीशा? हाशिम ने बमुश्किल उकताहट पे काबू पाया। वो कहाँ सियासत, स्कैंडल्स, ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था और कहाँ इन लड़कियों के दिमाग से गेम्स नहीं निकलती थी। अलीशा ने दामत भरे आंसुओं से उसे देखती रही। वो कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मैंने, वो रुंधी हुई आवाज में कहने लगी। उम्मीद और खौफ से मिली जुली नजरें हनूस हन्ना के चेहरे पे थी। मैंने कुछ चीट कोड्स इस्तेमाल किए थे और ओह ओह ओह। हुनैन ने एकदम गुस्से से सर झटका। तो तुम चीटिंग करके जीतती थी? ओह अलीशा, मुझे भी मालूम था कि बेईमानी कैसे करनी है, मगर मैंने नहीं की। सिर्फ मेहनत की। 3 साल में लगी रही, दूसरे से पहले नंबर पे ना आ सकी, मगर चीटिंग नहीं की। क्योंकि मैं हुनैन यूसुफ थी। भाई ने मुझे कुरान के आखिरी पारा और 5 बड़ी सूरतें हिफ्स करा रखी थी। क्योंकि मैं बनी इसराइल में से थी, आले यूसुफ, अंबिया की औलाद। मैंने बेईमानी नहीं की। और तुम 3 साल से यही करती आई। दर्द से फटते लहजे से कहती, गुस्से से उसे देखकर नफी में सर हिलाती। वो कदम कदम पीछे हट रही थी। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हम इत्तेफाक से नहीं मिले। सब कुछ तुमने प्लान किया। फारिस मामू ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में। वो पीछे हटती राहदारी के करीब हो रही थी। अलीशा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। गर्म आंसू बहते रहे। अमाल के नताइज होते हैं और भुगतना पड़ते हैं। लोग कहते हैं अलीशा कि कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त नहीं हो सकता। आज दिल चाह रहा है इनसे पूछने का कि क्या कोई लड़की भी किसी लड़की की दोस्त बन सकती है। नफ़ी में सर हिलाती वो मुड़ी और तेज तेज अंदर चली गई। मुत्तमिन से खड़े हाशिम ने अब के रुख फेर कर फुर्सत से अलीशा को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। फिर उसे कोहनी से थामा और धीरे धीरे साथ लेकर बाहर आया। एक कोने में निस्बतन सुनसान जगह पे आकर उसने अलीशा की कोहनी छोड़ी। आई एम रियली सॉरी अलीशा, लेकिन अगर तुमने ये समझा था कि तुम हाशिम कारदार को ब्लैकमेल कर सकती हो, तो तुम गलत थी। अलीशा ने भीगी आंखें खोली, दुख से उसे देखा। वो मेरी दोस्त है। थी, अब नहीं रही। आइंदा, उंगली उठाकर सख्ती से तंबिया की। अगर तुमने उससे कोई भी राब्ता किया तो मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम शैतान हो। वो नफरत से उसे देखती रही। आंसू अब थम रहे थे। गुस्सा उसकी जगह ले रहा था। थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब तुम आंसू साफ करो और जाओ। बाहर निकलकर पहली गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुम्हें होटल ले जाएगी। सामान पैक करो और एयरपोर्ट जाओ, वरना तुम्हारी आज रात की फ्लाइट का वक्त निकल जाएगा। ये कुछ रकम इसमें है, ये रख लो। कोट की अंदरूनी जेब से खाकी लिफाफा निकाल कर बढ़ाया। अलीशा ने तनफ्फर से इस लिफाफे को देखा। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकते तो इसकी भी क्या ज़रूरत थी? दरअसल ये खैरात नहीं है, ये तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बिल जितनी रकम है। ओ आई एम सो सॉरी। शायद आज तुम्हारी अपनी माँ से बात नहीं हुई। वो एकदम बहुत ही हमदर्दी से बोला। अलीशा ने चौंक कर इसे देखा।
वो मोबाइल पे कुछ निकालने लगा। मैंने सुना है कि चंद घंटे कबल तुम्हारी माँ को किसी नीम तारीख सड़क पे एक कार ने टक्कर मार दी थी। इत्तेफाक से उस गली के सीसीटीवी कैमरास खराब थे और मौके का कोई गवाह भी नहीं है। बहरहाल, जिस अस्पताल में वो दाखिल है, जहाँ अभी उसकी हालत खतरे से मुकम्मल तौर पे बाहर है, वहाँ काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने ये मुझे भेजा था। साथ ही नरमी से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन सामने की। वो जो दम बखुद सी सुनती जा रही थी तेजी से आगे हुई। स्क्रीन पे अस्पताल के बिस्तर पे उसकी माँ थी, गर्दन में कॉलर, एक बाजू प्लस्तर में। अलीशा ने बेइख्तियार चीख रोकने को मुंह पे हाथ रखा। सो अलीशा, ये खैरात नहीं है, ये तुम्हारे काम आएगी। मोबाइल वापस रखा और वो लिफाफा उसकी कोहनी पे टंगे परस में गिरा दिया। फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज और कलम निकाल कर उसके सामने किया। ये तुम्हारा बयान हल्फी है, जिसके तहत तुम माँ की बीमारी के बाइस वापस जा रही हो, और ये कि तुम्हारा फारिस गाजी के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ना तुम कत्ल के वक्त उसके साथ थी, ना ही तुम उसको बेगुनाह समझती हो। और अगर तुम ये साइन नहीं करोगी तो मेरा दोस्त, जो इस अस्पताल में तुम्हारी माँ के साथ है, वो बहुत काम का बंदा है। तुम जानती हो वो क्या क्या कर सकता है। मुझे ऐसे अल्फाज कहने पे मजबूर ना करो। बेलचक अंदाज में कहते हुए हाशिम ने कलम खोलकर उसके हाथ में थमाया, कागज सामने किया। अलीशा के बेबस आंसू बह रहे थे और इतनी ही नफरत से हाशिम को देख रही थी। मैं अमरीकी शहरी हूँ। मैं अभी अपने सिफारत खाने फ़ोन कर सकती हूँ और इस सब के बारे में बता सकती हूँ। बिल्कुल, इसी तरह करो। बल्कि ये करने के लिए मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो। फ़ौरन से हाशिम ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अमेरिकन कॉन्सुलेट की फर्स्ट सेक्रेटरी का नंबर मेरे स्पीड डायल के 25वें नंबर पे महफूज है। मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है उससे। और शायद तुम भूल गई हो कि मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, हम सब भी अमरीकी शहरी हैं। यहाँ करने हैं दस्तखत। साथ ही बहुत सहूलत से कागज पे इशारा किया। अलीशा बेबसी से उसे देखती रही। फिर बाएं हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए, कागज दीवार से लगाया और दस्तखत करती गई। याद रखना हाशिम, तुम भुगतोगे। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये कहकर वो आंखों में आंसू लिए पलट गई। हाशिम ने कलम बंद किया, कागज समेत जेब में रखा और उसे दूर जाता देखता रहा। फिर गहरी सांस ली। चलो, ये बाब तो खत्म हुआ। ये कौन लोग हैं जो रोशनी पे हैं मामूर? दिए बुझाए हैं कितने, ने जलाए नहीं। अगली सुबह हाशिम और जवाहरात हशाश बशाश और खुशगवार मूड में बातें करते अस्पताल की राहदारी में चलते हुए आ रहे थे। हुनैन ने वेटिंग रूम के दरवाजे से उनको आते देखा और फिर वापस अंदर हो गई। हाशिम ने भी उसे देख लिया था। तभी जवाहरात से कहा, आप ठहरे, मैं आता हूँ। वो वहीं खड़ी हो गई और हाशिम मतलाशी नजरों से देखता आगे बढ़ता आया, यहाँ तक कि वेटिंग रूम के सामने आ रुका। अंदर कुर्सी पे हुनैन बैठी नजर आ रही थी, घुटने मिलाए, सर झुकाकर वीरान नजरों से अपने हाथों को देखती। वो बिल्कुल शल थी। अलीशा पिछली रात की फ्लाइट से वापस जा चुकी थी और हुनैन गालिबन अभी तक शौक में थी। हुनैन, बेटा, आप ठीक हो? वो नरमी से पूछता 2 कदम अंदर आया। हुनैन ने चेहरा उठाकर खाली खाली नजरों से उसे देखा। आई एम सो सॉरी। मुझे पहले पता होता कि वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं तुम्हें खबरदार कर देता। मगर परेशान ना हो, वो अब तुम्हें हरगिज तंग नहीं करेगी। तसल्ली देते हुए वो मजीद आगे आया। हुनैन बस आंखों में खामोशी लिए उसे देखती रही।